नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो ना? चलिए, आज मैं आपकी कक्षा 10 के हिंदी कृतिका भाग 2 के पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी की पूरी व्याख्या आपको समझाऊंगी, जिसे मधु कांकरिया जी ने लिखा है। ये कहीं घूमने गई थी, तो इन्होंने अपने घूमने का पूरा अनुभव इस पूरी स्टोरी में बताया है। तो चलिए समझते हैं, क्या है ये साना साना हाथ जोड़ी। तो देखिए, मैं आपको पहले इस कहानी का छोटा छोटा रूप बता देती हूँ। मधु कांकरिया जी हैं जो मधु कांकरिया जी ने इस पाठ में अपनी सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। कहाँ की? सिक्किम की यात्रा। एक बार वे अपने मित्र के साथ सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक घूमने गई थी। तो आपको ध्यान रहेगी ना, सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। वहाँ से वे युमथांग, लायुंग और कटायो गईं। उन्होंने इस पाठ में सिक्किम की संस्कृति और वहाँ के लोगों के जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। पाठ में हिमालय और उसकी घाटियों का भी सुंदर वर्णन है। लेखिका यहाँ बताती हैं कि प्रकृति के साथ अपने को भी बदलता हुआ महसूस कर रही थी। वे कभी प्रकृति प्रेमी, कभी एक विद्वान संत और या दार्शनिक के समान होती जा रही थी। लेखिका पर इस यात्रा का गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने इस पाठ का नाम एक नेपाली युवती की बोली हुई प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ इस पाठ में प्रदूषण के बारे में बताया गया है। इसमें हमें सिक्किम के लोगों की कठिनाइयों के बारे में भी बताया गया है। तो ये पाठ का छोटा छोटा रूप मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं इसको आपको डिटेल में बताती हूँ कि आखिर ये सब हुआ कब था। तो देखते हैं कि इसकी डिटेलिंग है क्या। तो देखिए, यह पाठ मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया है, एक वृतांत है। जो ये पाठ है ये मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत मतलब उन्होंने अपनी आँखों से जो देखा है वो इस पूरे पाठ में उन्होंने हमें बताया है, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उनके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है, जो शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी से दूर। लेकिन लेखिका गैंगटॉक की मेहनती बादशाहों का सख्त वर्णन करती है, क्योंकि वहाँ सभी लोग बड़े मेहनती हैं। तो आप समझे ना अभी तक? चलिए अब आगे बढ़। तो अब देखिए, लेखिका बोल रही हैं कि लेखिका गैंगटॉक की मेहनती बादशाहों और वहाँ के जो क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े मेहनती हैं। वह तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वह खो जाती हैं और नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो को गाती हैं। तो उनकी जो पूरी प्रेयर है ना, उसको वो गुनगुनाती हैं। तो देखिए अब आगे क्या होता है कहानी में, चलिए देखते हैं। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेकिन कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सके। मौसम कंचनजंगा वहाँ पे एक चोटी पड़ती है, उसको नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर वे खुश हो गई। और वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मणि और गाइड जिनेंद्र नार्गे, जो उनका गाड़ी चलाने वाला था ना, उसका नाम था जितेन नार्गे, के साथ रवाना होती हैं। गैंगटॉक में युमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बहुत पताकाएँ दिखाई देती हैं, जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। वे शांति और अहिंसा का प्रतीक थीं और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका ने गाइड ने उन्हें बताया, जो लेखिका का गाइड था, उन्होंने बताया कि जब बौद्ध मताम्बली की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहराई जाती हैं और उतारा नहीं जाता उन्हें, वे खुद ही नष्ट हो जाती हैं, ऐसे हवा से उड़ उड़ के अपने आप उड़ जाती हैं। कई बार नए शुभ कार्यों की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएँ फहराई जाती हैं। जितेन ने बताया कि कभी लोग स्टॉक नाम स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो जहाँ पे स्टॉक नामक का एक स्थान है, वहाँ पे जो गाइड फिल्म है ना,
उसकी शूटिंग हुई थी। लोग स्टॉक आगे चलकर मधु जी एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई देती हैं, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। आगे नारगी जी ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे लोग ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजारों के लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। घाटियां देखने पर सब कुछ धुंधल दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पर पल पल परिवर्तित होता महसूस हो रहा था। वह विशाल लगने लगा था। जब वो ऊपर जाती जा रही थी तो उनको वो हिमालय हल्का हल्का दिख रहा था, छोटा छोटा, लेकिन जब वो आगे पहुंच गई ना तो उन्हें वही हिमालय बहुत विशाल लगने लगा। 7 स्टर्च वाटरफॉल पर जीप रुकती है। सभी लोग वहाँ की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लगते हैं। झरने का पानी में लेखिका को ऐसा लगता है कि जैसे वह उसके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता भागकर ख़त्म हो गई हों। तो आप कहीं जाते हैं तो आप तो फोटो में लग जाते हैं, वहाँ का आनंद ही नहीं लेते। पर लेखिका थी ना, उन्होंने तो पूरा आनंद लिया। अब देखिए आगे क्या होता है। रास्ते में प्रकृति दृश्य पल पल रंग अपने ऐसे बदल रही थी जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल गया हो। थोड़ी देर के लिए जीप थिक ग्रीन लिखे हुए शब्दों के पास रुकी। मतलब हरे कलर से कुछ लिखा हुआ था। वहाँ सभी कुछ एक साथ सामने था। मतलब सब एक साथ आते जा रहा था। लगातार बहते झरने, नीचे पूरे वेग से बह रही तिस्ता नदी। याद रखिएगा नदी का नाम क्या है, तिस्ता नदी। सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। और कुछ औरतें पीठ पर बंधी टोकरी में पीठ पे उनके कुछ जो औरतें थीं उनके पीठ पे एक टोकरी थी जिसमें बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख और गरीबी और मौत के निर्धूम दृश्य को देखकर लेखिका सहम गई। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी रास्ते हैं और इन्हें चौड़ा बना रही हैं ये औरतें। जितनी ये औरतें हैं, कई बार काम करते करते किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों में डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी न बरती गई तो वह जानलेवा हो जाती है और हादसा घट जाता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन है या एक सी कहानी है, लेकिन बस थोड़ा सा जगह जगह का फ़र्क होता है। तो समझिए, अब आगे चलते हैं। अब देखिए आगे कहानी कैसे मोड़ लेती है। देखिए आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। मतलब पहाड़ से स्कूली बच्चे मिलते हैं। जो पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं ना, उन्हें पहाड़ी लोग कहते हैं। जितेन ने बताया कि ये बच्चे 3.5 किलोमीटर की बड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ भी काम कराते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। जैसे जैसे ऊंचाइयाँ बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे धीरे जो सरकार थी वो गाड़ी धीरे धीरे चलाने की चेतावनी के बोर्ड लगा रखे थे। शाम के समय जीप चाय बागानों की ओर से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियाँ मतलब वहाँ पे जो सरकारी पैम्पलेट होते हैं ना, वो इतने जगह जगह लगाए गए थे कि भाई किसी की दुर्घटना ना हो जाए, सब देख के चलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बागानों में कुछ युवतियाँ सिक्किमी परिधान पहनी थी। अब जो लोग जहाँ के लोग रहते हैं वो वही परिधान पहनते हैं। परिधान पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग घटा बखेरा था। यूमथांग पहुँचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका का सफ़र थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई और रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों के साथ नाचना गाना शुरू किया। लेखिका की जो सहयात्री थी ना बड़ी, उसने तो इतना अच्छा डांस किया कि लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का स्थान पहाड़ी आलू हैं, धान की खेती और शराब था। लेखिका को यह बर्फ़ देखने की इच्छा थी। मतलब लेखिका थी वो उनको बर्फ़ देखने की बहुत उत्सुकता थी, परंतु वहाँ बर्फ़ कहीं भी नहीं थी। फिर आगे देखिए अब क्या होता है। एक स्थानीय युवक ने उन्हें बताया कि प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया है। जो स्नोफॉल होता है वो कम हो गया है। कटाइयों में बर्फ़ देखने को आपको मिल सकती है।
कटायू में भारत का जो कटायू है उसको भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। जो मणि थी ना, उसने स्विट्ज़रलैंड घूमा हुआ था। तो स्विट्ज़रलैंड उसने उसने कहा कि स्विट्ज़रलैंड तो इतना सुंदर नहीं है जितना ये कटायू है। कटायू को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक रूप में था। भाई ये बात तो सही है, जो स्टॉप टूरिस्ट स्टॉप बना दिया जाता है वहाँ हम लोग जा जाके इतनी गंदगी करते हैं, और इससे अच्छा तो नहीं पता चले तो ही बढ़िया है। तो कम से कम प्राकृतिक रूप में तो रहता है। लायुंग से कटायू का सफ़र 2 घंटे का था। कटायू का रास्ता खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ़ से भरे पहाड़। कटायू पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ने लगी थी। अरे बाप रे। आगे देखिए, सभी सहयात्री यहाँ के वातावरण में फ़ोटो खिंचवा रहे थे, पर जो लेखिका थी ना वो तो अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी उस पूरे वातावरण को। उसे लग रहा था कि यहाँ का वातावरण ने तो ऋषि मुनियों के वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिकता हो जाए, ऐसी इतनी बढ़िया बात लेखिका ने कह दी थी। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए, मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। वे कहती थी कि प्रकृति है वो अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में बर्फ़ की शिलाएं पिघलाकर जलधारा बनाकर हम लोगों की प्यास बुझाती है और उसको शांत करती है। प्रकृति का यह जल संचरण अद्भुत है। इस प्रकार की नदियों और हिम शिखरों पर हम ये जो नदियाँ हैं इनका हम पर ऋण है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छवियाँ दिखाई देती हैं, चूँकि बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। वैशाख के महीने में भी वहाँ बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे, वो ये सोच रही थी कि अप्रैल के टाइम गई थी तो इतनी ठंड थी, इससे पहले गई होती तो क्या हाल होता होगा उन फौजियों का। वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटायू से यूमथक की ओर जाने के लिए प्रायुक्त था और रूडोडेंड्रो के फूल की घाटी को भी देखा हमने। यूमथांग और कटायू जैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। ओहो, बंदर का मांस खाने से कैंसर होता है। यूमथांग वापस आकर उन लोगों को वहाँ सब फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। इससे वहाँ के लोग बहुत खुश थे। वाकई में खुशी होने वाली बात तो है, क्योंकि वो भारत के साथ जुड़ गए थे। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा और चांदनी का प्रभाव पड़ता है। गुरु नानक के प्रतर चिन्हों पर एक ऐसा पत्थर दिखाया जहाँ कभी उनकी थाली से चावल छटक कर गिर गए थे। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र दिखाया। ऐसा उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ पे। तो देखिए, अब देखिए क्या होता है। उन्होंने खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र दिखाया जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नार्गो ने जो पहाड़ियाँ थी, पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनाने और नए रास्ते के साथ स्थानों को खोजने के प्रयासों के बारे में भी बताया था। तो देखिए, ये थी साना साना हाथ जोड़ी की आपके सामने पूरी व्याख्या। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी में ये जो देख रहे हैं ना पहाड़, ये पूरे पहाड़ हिमालय के हैं, जो उन्हें धीरे धीरे से छोटे छोटे लग रहे थे, बाद में जाके ये इतने बड़े बड़े विशालकाय रूप से उन्हें दिखने लगे। और उसके बाद तो उन्हें फूलों की घाटियाँ और ये उन्हें ऐसे ये वाले पत्थर तोड़ती हुई महिलाएं दिखी थी, तो और झरने भी दिखे थे। ऐसा लेखिका को इतना सुंदर अनुभव हुआ था यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने बहुत ही मतलब शानदार थी। लेखिका का मन तो ऐसा हो गया था कि जैसे वो यहीं पे रह जाए और उन्हें स्वर्ग महसूस हो रहा था वो। तो आपको कैसी लगी ये पूरी कहानी? इस कहानी में जो ड्राइवर था उसका नाम बता सकते हैं आप? उसका नाम था जितेन।
और वो ड्राइवर आपको देखना है इस कहानी में। देखिए ये बैठे हैं जितेन भाई साहब। तो कैसी लगी आपको साना साना हाथ जोड़ी? क्या मतलब है साना साना हाथ जोड़ी का? धीरे धीरे या छोटे छोटे हाथ जोड़िए। जैसे हम यहाँ इंडिया में बोलते हैं, इंडिया के अंदर ही सिक्किम है, पर कुछ देशों में नमस्ते बोला जाता है, उसी को साना साना हाथ जोड़ी भी कहते हैं। तो चलिए, मेरे हिसाब से आपको ये कहानी पसंद आई होगी मेरे शॉर्ट रूप में। अब हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।